सही कहा। मैं एक जी विवेक जी, मैं एक चीज़ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। इस हफ्ते में एक मिंट न्यूज़पेपर आता है। हिंदुस्तान टाइम्स का इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है, काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है और काफ़ी सीरियस किस्म का न्यूज़पेपर है, मैं आपको बताऊँ। और जिस पेज के ऊपर एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल्स आते हैं, उसके ऊपर एक आर्टिकल है जिसका हेडलाइंस मैं सुनकर देखकर चौंक गया। मैंने संभाल के रखा, उसके ऊपर मुझे एक एपिसोड बनाना है। उसके ऊपर लिखा है रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया बोलता है, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं उसमें कि ससीड कर रहा है, हिंदुस्तान से अलग हो रहा है, लेकिन जो हरकतें हैं शायद कब तक एक साथ रहेगा ये नहीं पता। और मैं पहली बार अपने जीवन काल में एक ऐसा आर्टिकल मैंने पढ़ा है जिसमें ओपन हेडलाइंस है, रिपब्लिक ऑफ साउथ इंडिया। जी, मैं आता हूं बिलाल साहब आपके पास। विवेक जी, आप कुछ कह रहे थे, आप कहिए, अपनी बात कहिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। एक एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये जो बोलते हैं, इनका जो विमर्श है, जिस तरह की बात, ये इतनी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, और इनको पता ही नहीं कि मतलब ये कितने मूर्खतापूर्ण बातें ये करते हैं। अगर एक एक इनका हमेशा का एक थियरी है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये हमेशा ही कहते हैं। ऐसा अगर है तो फिर कांग्रेस वाले तो हिंदू ही है, वो कैसे आतंकवादी हो गए? भाई आप क्या बोल रहे हैं? आपको खुद को तो समझ में आ रहा है। अगर कांग्रेस वाले तो ज्यादातर हिंदू ही है, वो आतंकवादियों का साथ कैसे? अगर हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता तो आप कांग्रेस को आतंकवादी कैसा कह सकते हैं? इसका मतलब हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है, ऐसा आप खुद ही कह रहे हैं। तो ये जो है, इनके सारे थियरी में जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन इतने हैं, जो हर बात पर, मतलब हर स्टेप पर इसके इनके कॉन्ट्राडिक्शंस को जो है पॉइंट आउट किया जा सकता है। तो ये सवाल किसी ने उनसे पूछना चाहिए कि भाई कांग्रेस वाले तो हिंदू है और आप कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, तो फिर आप कांग्रेस पर ये इल्जाम कैसा लगा रहे हैं? इस तरह के सवाल तो तभी पूछे जाएंगे जब सवाल को सामने आएंगे ना। प्रधानमंत्री तो सिर्फ मन की बात करते हैं और उसका 100 एपिसोड जो है उसका बड़ा इवेंट करते हैं, और इवेंट करना यही एक प्रोपेगेंडा का टूल लेकर वो आज तक वो अफ्लोट, he is keeping himself afloat in politics only by organizing events and optics। बाकी उनके पास है क्या, दिखाने लायक क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ये इन लोगों को अभी हेड ऑन, इनकी आइडियोलॉजी को हेड ऑन लेने की जरूरत है। कोई कांग्रेस ने बिल्कुल इसके बारे में अभी देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट द फैक्ट कि इसको अभी हेड ऑन लेने की जरूरत है। कांग्रेस ने इसके बारे में बच के रहने की जरूरत नहीं है। लव और हेट का रिलेशनशिप जो है वो राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में रखा, लव वर्सेस हेट। अभी हिंदू और मुस्लिम इस तर्ज पर ही इस बात को रखना पड़ेगा कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। आप लव वर्सेस हेट की बात करते हैं, ठीक है, वो अभी बचकर चलने की अभी जो मौका है, वो जो वक्त है वो खत्म हो गया है। अगर आप इनको हेड ऑन नहीं लेंगे तो ये 2024 तक इस देश को आग लगा देंगे। इस तरह की स्थिति है, क्योंकि वो हारने की स्थिति में अगर 2024 में जाते हैं तो देखिए आप आने वाले दिनों में क्या क्या इस देश में होगा। इसलिए इनको हेड ऑन लेने का वक्त आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और कर लेता हूं, फिर मैं लास्ट की टिप्पणी फिर बिलाल साहब से ले लूंगा। तो विवेक जी से पहले मैं बिलाल साहब की परमिशन से पूछ लेता हूं। विवेक जी, केरल स्टोरी के ऊपर आज सुबह हमने डिस्कस किया। हमारा टॉपिक था हिंदू फोबिया वर्सेस इस्लामिक फोबिया, ये टॉपिक था सुबह जो हमने डिस्कशन किए हैं, और उसमें अमिताभ जी भी थे। कश्मीर फाइल भी चर्चा में आता है और केरल स्टोरी भी। और सुनने में आया, फिर हमारे एक विद्वान ने बताया कि मध्य प्रदेश में केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है, और जब कोई ऐसी फिल्म आती है तो प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की आग नजर नहीं आती, सारा समाज बर्बाद हो गया, केरल स्टोरी की याद आती है। खुदा न खास्ता, अब इन्होंने ट्रेंड तो शुरू किया है, लेकिन इनको पठान की वो ऑरेंज भगवा बिकनी इनको बर्दाश्त नहीं होती। ये पिक्चर बर्दाश्त हो जाती है जहां पे पूरे एक कौम को बदनाम किया जाता है। खुदा ना खास्ता और 2-4 महीने में एक डॉक्यूमेंट्री अच्छी फिल्म और बन गई हिंदुस्तान में जिसका नाम गुजरात फाइल होगा, तो फिर तो ये कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि हम तो बैन नहीं करेंगे। और मैं प्रश्न एक अक्सर पूछता हूं जो बड़ा चुभने वाला प्रश्न है, मैंने टीवी में पूछा तो वो टीवी वालों ने मुझे ही बैन कर दिया कि इनको मत बुलाया करो, क्योंकि मेरा प्रश्न कुछ ऐसा था। वो प्रश्न सिर्फ ये था कि वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 4,000 सिखों को 1984 में मारा, ये 2,000 मुस्लिम गुजरात में मारे गए। तो मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि उन सिखों को मारने वाले और गुजरात में 2,000 मुसलमानों को मारने वाले किस धर्म के लोग थे?
एग्जैक्टली। किस धर्म के लोग थे, इतनी सी बात हुई तो सामने से फिर एक ही आंसर आता है जिसे मैं अब दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये जो केरल स्टोरी के ऊपर जो खुशी जाहिर की जा रही है, मैं देखना चाहूंगा जब गुजरात फाइल नाम की कोई फिल्म कभी आएगी, और आएगी जरूर, मैं आपको बताऊं, तब देखता हूं कितनी खुशी होती है। विवेक जी। देखिए ऐसा है, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये जो बात है इसमें जो आज का आतंकवाद हम देख रहे हैं, जो सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह इन तरीकों से जो आतंकवाद किया जाता है, ये इसका पाठ किसने पढ़ाया है? ये कहाँ से आया है? ये पहले मुसलमानों की तरफ से नहीं शुरू हुआ है, ये तो एलटीटी की देन है सर। सर, और महात्मा गांधी को मारने वाला कौन सा आतंकवादी था सर? क्या कौन से नहीं धर्म का आतंकवादी था सर? वो हिंदुस्तान का पहला वो तो है। आतंकवादी सर। नहीं, मैं मास मास लेवल पर जो आतंकवाद हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल किसी को खत्म कर देना, असैसिनेट कर देना, ये तो दुनिया में हर जगह हुआ है। लेकिन मास लेवल पर जो आतंकवाद होता है, जो आधुनिक आतंकवाद की जो नींव है, जिस तरह का आतंकवाद एलटीटी ने इस दुनिया में लाया, वही उसी को आगे फिर जो इस्लामिक आतंकवाद है, उसी तर्ज पर उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है। लेकिन जो तौर तरीके आतंकवाद के एलटीटी ने लाए हैं, मैं उनके कारण पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। जिस कारण से उन्होंने जो कुछ भी उनकी लड़ाई है, वो लड़ाई कितनी जेन्युइन थी, जेन्युइन कारणों के लिए थी, नहीं थी, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके का आतंकवाद एलटीटी ने दुनिया को सिखलाया, सुसाइड बॉम्बिंग जो है, सुसाइड बॉम्बिंग हमने पहली बार एलटीटी की तरफ से होता हुआ दिखा है। ये जो तरीके हैं, ये दुनिया को किसने सिखाया? एलटीटी ने सिखाया। एलटीटी वाले कौन थे? एलटीटी वाले मुस्लिम तो नहीं थे, वो हिंदू थे। ये बात अलग है कि श्रीलंका में जो लड़ाई हुई, वो हिंदू वो धार्मिक लड़ाई नहीं थी, वो पॉलिटिकल लड़ाई थी। लेकिन आतंकवाद करने वाले तो हिंदू ही थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तमिलियंस हम थे। तो हाँ, तो तमिलियंस ने कौन है? हिंदू नहीं थे क्या? राजीव गांधी को किसने मारा? तो ये कहना कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, अपने आप में इतना बड़ा झूठ है। हमारे हिंदू समाज में भी ऐसे तत्व है, और जिन तत्वों को ये लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो तो हर समाज में होते हैं, हमारे समाज में भी है, हिंदू समाज में भी है। लेकिन इतने बड़े, देखिए ऐसा है, कश्मीर फाइल्स में इन्होंने 32,000 का आंकड़ा दिया। यूनाइटेड नेशंस का और हमारे होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा क्या है? हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके मिनिस्ट्री का आंकड़ा क्या है? 155। पिछले 20 सालों में इस देश से, जिस देश में 25 करोड़ के करीब मुसलमान लोगों की आबादी है, वहां से सिर्फ 155 मुस्लिम्स जो है वो आईसिस के साथ में कनेक्ट हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड का मामला होना चाहिए, हमारे लिए अभिमान की बात होनी चाहिए। और हम हमारे प्रधान दुनिया के दसियों देशों से आईसिस में लोग गए हैं, और भारत से भी जी, कुछ गए, तो उसमें क्या बात थी? नहीं, भारत से सिर्फ 155 लोग गए हैं, जो सबसे निचला आंकड़ा है। मतलब दुनिया की जो लिस्ट है बनी हुई, कहाँ से आईसिस से लोग गए, उसमें भारत सबसे नीचे आता है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही अभिमान के साथ दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे देश के मुसलमान देखिए, वो इस तरह की किसी भी गतिविधियों में लिप्त नहीं है। ऐसा बताने के बजाय अगर प्रधानमंत्री ये इस ऐसे थर्ड क्लास फिल्म को अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो इनको माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री कैसा कहेंगे हम? और ये जो फिल्म बनाने वाला आदमी है, जो कुछ भी इसका नाम है, क्या है, सुदीप्तो या क्या कुछ नाम है उसका, इसको तो जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये दो कम्युनिटीज में आपस में बैर बढ़ाने की बात कर रहा है। इज अ फिट केस फॉर बीइंग पुट इन जेल। तो लेकिन उसका महिमा मंडन हो रहा है। 32,000 लड़कियां, मतलब ऐसा भी नहीं कह रहे वो कि 32,000 कुल मिलाकर सारे मुसलमान गए, वो कह रहे कि 32,000 लड़कियां गई है आईसिस में। कुल मिलाकर आईसिस में मेरे ख्याल से लड़कियां ही कुछ 45,000 है, और उसमें से ये कह रहे कि 32,000 भारत से गई है। इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। अगर कल जाकर सरकार बदलती है, मोदी जी हारते हैं, तो पहले ये जो आदमी, उसने जो फिल्म बनाई है, इसको जेल में डालना चाहिए। इस तरह से देश की बदनामी, देश के मुसलमानों की बदनामी कर रहा है, और फैक्चुअली इनकरेक्ट बात दुनिया के सामने रख रहा है। और उसकी दुकानदारी और उसका प्रमोशन हमारे प्रधानमंत्री अगर करते हैं, तो उससे ज्यादा लज्जास्पद कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह से अभी बहुत ही कठोर शब्दों में इन बातों को क्रिटिसाइज करने की जरूरत आन पड़ी है। उसको हमने बिल्कुल इससे बचना नहीं चाहिए, इससे बचकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। और चाहे जो हो जाए, मतलब कोई कुछ भी कर ले, लेकिन कठोर शब्दों में इन बातों को
इसके ऊपर टिका करना बहुत जरूरी हो गया है अभी, मुझे लगता है दिनेश। बिल्कुल।